गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार, और उसमें अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल का एक मॉडल है, आप देख पा रहे हैं कि इसके सभी जो 8 कॉर्नर्स है, सभी कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल होता है, और इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका मतलब होता है कि इसके सभी कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल तो रहता ही है, एक एक कण उसके सभी कोनों पे रहेंगे, और उसके साथ साथ उसके पूरे बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा हम लोग देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फलक केंद्रित सेल। फलक केंद्रित सेल, इसमें क्या होगा, इसके सभी 8 कॉर्नर्स आप देख पा रहे हैं, इन सभी 8 कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल होगा। साथ ही साथ हर फेस के सेंटर में, देखिए इसका एक फेस हो गया, इसके सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा, ये एक फेस हो गया, इसके सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा, इसके पीछे तरफ एक फेस हो गया, इसके सेंटर में एक पार्टिकल होगा। ठीक इसी प्रकार से ये नीचे तरफ भी एक पार्टिकल होगा, और इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रित सेल कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ पैकिंग। किसी भी सब्सटेंस में जो पैकिंग होता है उसका एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम पैकिंग इन 1 डायमेंशन देखेंगे, एक मिमी। तो इसमें हमने क्या किया है, एक एक बाल हमने लिया है, और उसी बाल के नीचे में दूसरा बाल, उसी बाल के नीचे में तीसरा बाल हमने लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो सेंटर में जो एक स्फीयर है 4 अदर स्फीयर से घिरा हुआ है, और ये जो 4 स्फीयर के सेंटर को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसको आपस में मिलाने से एक प्रकार का स्क्वायर या वर्ग यहाँ पे बनेगा। इसीलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो हमने यहाँ पर देखा, इसको अगर हम इसके ऊपर में एक दूसरा लेयर ले आएंगे तो यही जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये 2 डायमेंशन में हो जाएगा। अब तीसरा लेयर ले आएंगे तो ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा। इसी प्रकार से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी हम समझेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर एक एक स्फीयर ले लिया, और जो दूसरा लेयर हमने जो लिया उसमें हम 2 स्फीयर के बीच से हमने स्फीयर लिया, स्फीयर मतलब गोला। फिर जो तीसरा लेयर है, तीसरा लेयर पहले लेयर के बिल्कुल समान है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटर में एक जो गोला है ये 6 अन्य गोलों से घिरा हुआ है, और इस प्रकार से इसमें जो पैकिंग जो बनती है, इस प्रकार के पैकिंग हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब हम ये जो पैकिंग होगा, इस पैकिंग में मान लीजिए हम यहाँ पर इसका जो दूसरा लेयर है, उस दूसरे लेयर को भी हम यहाँ पर अगर ऐसा डालते हैं तो ऐसा डालने पर भी पूरा का पूरा जो खाली जगह है वो पैक नहीं होता, बल्कि उसमें किसी प्रकार का वाइड का फॉर्मेशन होता है, एक रिक्ति का निर्माण होता है। तो हम 2 प्रकार का वाइड या 2 प्रकार की रिक्ति को समझेंगे। जो पहला है वो है आपका चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड होता है क्या चीज़, उसको आप समझिए। ये होता है एक प्रकार का ट्राइंगुलर वाइड जो कि 4 स्फीयर से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड या चतुष्फलकीय रिक्ति। कितने गोलों से घिरा रहेगा, 4 गोलों से घिरा रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड या अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होगा, जो रिक्ति होगी या जो खाली जगह होगा वो कुल मिलाकर के 6 गोलों से घिरा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड का भी एक मॉडल हमने बनाया है। ये जो जितने भी कॉर्नर में जो दिखाई दे रहा है ये Cl- को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो ये डार्क ऑरेंज कलर जो दिख रहा है वो आपका सोडियम को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये बच्चों को समझने में 3D मॉडल काफ़ी मदद करेगा, आप सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी ये मददगार होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस है, चालकता, तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि अगर लोहा है तो लोहा में इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा।
लेकिन जब हम बात करते हैं कि पानी है तो पानी क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल वाटर है वो कंडक्ट क्यों नहीं करता है, या जब नमक ठोस होता है तो वो उसमें हम करंट को सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जब नमक में पानी मिला के उसका घोल बना देते हैं तब उस कंडीशन में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। तो ये मॉडल आपको उसको समझने में काफ़ी मदद करेगा। इसमें हम पहले वाले बीकर में सामान्य पानी ले लेंगे, दूसरे वाले में डिस्टिल वाटर ले लेंगे, और तीसरे वाला जो हमारे पास बीकर है उसमें हम ठोस नमक ले लेंगे जो कि सोडियम क्लोराइड होगा, और चौथे वाले में हम नमक का घोल ले लेंगे। और उसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है और कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। इस प्रकार से हम कंडक्टेंस को भी इस मॉडल की सहायता से हम समझ सकते हैं। थैंक यू।